1984 में ब्रिटेन के अंदर एक ऐसा वक्त आता है जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री होती हैं राइट विंग की कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली मार्गरेट थैचर। और उस वक्त ब्रिटेन के अंदर अब तक की इतिहास की शायद सबसे बड़ी स्ट्राइक ऑर्गेनाइज़ कर दी जाती है नेशनल यूनियन ऑफ कोल माइनर्स द्वारा। वो ऐसा बताया जाता है कि वो ब्रिटेन के इतिहास की नहीं, शायद दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्राइक्स में से एक थी। और आज इस मुद्दे पर मेरा बात करने का मकसद बस इतना है कि मैं ये पैरेलल ड्रॉ कर सकूं कि मोदी गवर्नमेंट आज जिस फार्म क्राइसिस या फार्म प्रोटेस्ट से जूझ रही है वो, और जो 1984 का ब्रिटेन के अंदर मार्गरेट थैचर द्वारा फेस किया गया नेशनल स्ट्राइक माइनर्स द्वारा, वो कितना सिमिलर है। मेरा मानना ये है कि मोदी गवर्नमेंट और जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस पूरी सिचुएशन से डील कर रहे हैं या इस पूरे मुद्दे में जो सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, वो पूरी प्रक्रिया जो इस किसानों से डील करने की हुई या इस आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को लेकर हुई, जो भी उनका रिस्पांस जनरेट होता है, वो उस 1984 की उस स्ट्राइक से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। जो भी मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जो भी ब्यूरोक्रेसी का जो रिस्पांस आ रहा है, जो मीडिया से रिस्पांस करवाया जा रहा है मोदी गवर्नमेंट द्वारा, वो सब का सब 1984 की उस ब्रिटेन की हड़ताल से ताल्लुक़ रखता है। जैसा उस टाइम पर मार्गरेट थैचर ने माइनर्स के साथ डील किया, उनके साथ जैसे स्ट्रॉन्ग हैंडेडली उन्होंने डील किया, वैसे ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आज डील कर रही है। Minister, you said tonight that when a recalcitrant minority breaks the rules, you say there can be no consensus, we can't negotiate with them. Is that true of the Mine Workers Union? Well, I think the unions are obviously one body where a tiny fanatical minority can and seem to be able to take over a whole union. And this, I'm afraid, has become almost a standard tactic, both in Britain and in some other countries as well. And we must watch out for it, because they're not true representatives of the majority. And sometimes they deny the majority the right to speak, because they know they won't support the tiny minority. I will never negotiate with people who use coercion and violence to achieve their objective. उस वक्त मार्गरेट थैचर बड़े रूप में कामयाब हुई थी और पूरी दुनिया में एक उनकी छवि, आयरन लेडी की छवि उभर कर आई थी। भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी को पाकिस्तान को हराना पड़ा था आयरन लेडी का तमगा हासिल करने के लिए, और मार्गरेट थैचर ने ये तमगा अपने ही मुल्क के कुछ मजदूरों को हराकर हासिल किया था। आज नरेंद्र मोदी के पास भी ऐसी ही एक समस्या है, सामने खड़ी है, जिससे वो लगातार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी सामने समाधान नहीं दिख रहा। तो अक्सर हम लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में इस समस्या का समाधान निकल आएगा, लेकिन मेरा मानना ये है इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कि आने वाले 1 साल तक मोदी गवर्नमेंट पीछे नहीं हटने वाली, और शायद आने वाले वक्त तक मोदी गवर्नमेंट पीछे ना हटे, क्योंकि इनके सामने 1984 की उस स्ट्राइक का बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या हुआ था उस स्ट्राइक में? ऐसा क्या हो गया था कि मार्गरेट थैचर कुछ यूनियन के मजदूरों से सीधा भिड़ गई थी? दरअसल नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स ब्रिटेन की सबसे बड़ी यूनियन थी, और उस यूनियन के साथ और भी बहुत सारी यूनियन थी जो उसके साथ संपर्क में रहती थी और उसके कही सारी बातें मानती थी। तो नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स को आप आज के संयुक्त किसान मोर्चा की तरह मान सकते हैं कि पूरे किसान एक ही उस छत के नीचे आ चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। ऐसे ही नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स थी। नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स के कद का अंदाज़ा आप कुछ इस प्रकार लगा सकते हो कि नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स ने 1972 में एक बार पूरे ब्रिटेन में एक साथ स्ट्राइक कर दी थी और पूरा ब्रिटेन रुक गया था। दरअसल ब्रिटेन उस वक्त अपनी पूरी बिजली कोयले से जनरेट करता था, तो कोयला डेफिनेटली सी बात है, कोयला माइनों से निकाला जाएगा। माइंस से कौन निकालेंगे? मजदूर, खदान मजदूर। तो जब खदान मजदूरों ने खदान से कोयला निकालना ही बंद कर दिया, स्ट्राइक पे आ गए, तो कोयला कहाँ से आएगा बिजली बनाने के लिए? और यहाँ क्रिएट हुआ एक बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन की सारी इंडस्ट्रीज, पूरी इकॉनमी स्टैंड स्टिल पर आ गई। ब्रिटेन की सरकार को वर्किंग डेज को 6 से घटाकर 3 करना पड़ा। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ऑफिस चलते थे ताकि कम से कम बिजली में काम किया जा सके।
नतीजा ये निकला कि यूनियन पीछे नहीं हटी और आखिर में एडवर्ड हीथ, जो राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस वक्त, उनको इस्तीफा देना पड़ा। कुछ यूनियन के मजदूरों ने हड़ताल करके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया था। ये थी ट्रेड यूनियन का ब्रिटेन में रसूख। इस 1972 की स्ट्राइक के बाद ब्रिटेन के अंदर, राइट विंग पार्टी के अंदर, एक लेबर यूनियंस को सबक सिखाने की एक मंशा जाग उठी। लेबर यूनियन का वहाँ की सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी के साथ सीधा संपर्क रहता है। वो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेबर पार्टी अपनी सारी मोस्टली वोट लेबर यूनियन से ही जनरेट करती है। लेबर पार्टी आज भी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है ब्रिटेन के अंदर। आज राइट विंग के बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी से। तो ब्रिटेन के अंदर उस वक्त जब राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर एक वेव क्रिएट हुई, एक मंशा क्रिएट हुई कि हमें इन लेबर यूनियंस के, इन ट्रेड यूनियंस की इस मोनोपोली को, जो ये कभी भी ब्रिटेन को रोक सकते हैं, और ये सच बोल रहा हूं मैं आपको, ब्रिटेन को किसी भी दिन अगर ट्रेड यूनियन चाहती तो किसी भी दिन रोक सकती थी। अगर कोई कंपनी चाहती कि हम आज अपनी प्रोडक्शन बंद करना चाहते हैं तो वो कंपनी अपनी प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकती बिना सरकार की परमिशन के। लेकिन ट्रेड यूनियंस किसी भी दिन अपनी मर्जी से स्ट्राइक अनाउंस कर सकती है। ये थी ट्रेड यूनियंस की ताकत। एक कंपनी पूरे देश को नहीं झुका सकती, लेकिन अगर ट्रेड यूनियन चाहें तो पूरे मुल्क को झुका सकती हैं, झुका सकती थी, झुका सकती हैं। आज भी ब्रिटेन में ही नहीं, हिंदुस्तान में भी, और शायद पूरी दुनिया में। अमेज़ॉन में भी आजकल यही क्राइसिस चल रहा है कि अमेज़ॉन की पहली यूनियन के खिलाफ अमेज़ॉन पूरी कंपनी के तौर पर खड़ा है, वो नहीं चाहता यूनियन बने। तो उस 1972 की कंजर्वेटिव पार्टी गिरने से, की सरकार गिरने से, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर जो राइट विंग के जो पॉलिटिशियंस थे उनके मन में एक मंशा जागी कि लेबर यूनियन को कमज़ोर करना है, और एक रिडले प्लान निकाला गया। उस रिडले प्लान के मकसद ये था कि ब्रिटेन की जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उनका मकसद ये था कि उन्हें जो लेबर यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, उनके रसूख को कम करना है। ये रसूख कैसे कम होगा कि वक्त आने पे बड़ी बाहर के जो कोयला प्रोडक्शन करने वाली देश हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी ब्रिटेन को, वो बाहर से कोयला मंगा सकते हैं, जितना चाहें उतना बाहर के बंदरगाहों से वो कोयला मंगा सकते हैं जितनी उनकी ज़रूरत हो। दूसरा कि ब्रिटेन के जो कोयला प्लांट हैं जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, जो थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं ब्रिटेन के, उनको बोला गया कि आप रिजर्व में कम से कम 3 महीने का कोयला रखेंगे, ताकि अगर स्ट्राइक हो जाए तो आप 3 महीने तक बिना रुके बिजली बना सकें। ऐसे ही और भी कई सारे प्रोविजन थे जो 1972 की उस कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार गिरने के बाद रिडले प्लान जो बनाया गया था, उस रिडले प्लान ने सजेस्ट किए ताकि ट्रेड यूनियन को कमज़ोर किया जा सके। नतीजा ये निकला कि जब 1979 में जब ब्रिटेन के अंदर मार्गरेट थैचर की सरकार बनी, जो ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और 20वीं सदी की इकलौती महिला प्रधानमंत्री या इकलौती प्रधानमंत्री जिन्होंने 3 टर्म पूरे किए, मार्गरेट थैचर ने जब अपनी सत्ता अज्यूम की तो उनके सामने 2 बड़े चैलेंज थे। एक तो फॉकलैंड आइलैंड जो अर्जेंटीना के पास था, उस पर अर्जेंटीना ने कब्जा कर लिया था, वो ब्रिटेन का आइलैंड था, और दूसरा ये स्ट्राइक। ब्रिटेन की जो उस टाइम पर सरकारी कंपनी थी उसको कोयले की खदानों के कारण ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था, उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, और बाहर के देशों से, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से जो कोल आता था वो सस्ता पड़ता था। तो ब्रिटेन की सरकार ने ये फैसला लिया कि हम बाहर से कोल मंगा लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होती है, और हम अपनी जो घाटे में चल रही खदानें हैं उन खदानों में से कुछ खदानों को बंद कर देंगे। उससे ब्रिटेन के अंदर 1.5 लाख नौकरियां खतरे में आ गई। एक्चुअली पूरे ब्रिटेन के अंदर 1.5 लाख लोग उस वक्त खदानों पर निर्भर करते थे, माइनिंग करते थे। उन 1.5 लाख में से 20,000 की नौकरी सीधे तौर पर जाने वाली थी। इन 20,000 नौकरियों के चक्कर में ट्रेड यूनियन 1984 में स्ट्राइक पर आ गई, और उन ट्रेड यूनियन के मजदूरों का नेतृत्व कर रही थी नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स। उस नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स ने पूरे ब्रिटेन में एक साथ स्ट्राइक्स अनाउंस कर दी, और उस स्ट्राइक को लीड कर रहे थे आर्थर स्कारफील्ड। आज संयुक्त किसान मोर्चा नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स की तर्ज पर है, और राकेश टिकैत आर्थर स्कारफील्ड की तरह।
और मार्गरेट थैचर का रोल निभा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये ठीक वैसा जैसा ब्रिटेन में हुआ था वैसा ही हिंदुस्तान में आज हो रहा है। नरेंद्र मोदी के अफसर उसी 1984 की उस प्लेबुक को आज इस्तेमाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अफसरों की टूल किट वो 1984 का मार्गरेट थैचर का तैयार किया गया रिडले मैनुअल है। उस प्लान के तहत जब पूरे ब्रिटेन में स्ट्राइक्स अनाउंस कर दी नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स ने, तो मार्गरेट थैचर ने बिल्कुल बिना किसी संकोच के उन माइनर्स पर जितना शायद अत्याचार कहूँ या जितना पुलिस फोर्स हो सके उतना पुलिस फोर्स यूज़ किया। माइनर्स को कोई छूट नहीं दी गई, उनको धमकी दे दी गई कि अगर आप लोग अपने काम पर वापस नहीं लौटे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और निकाला भी गया। लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। उनके परिवारों को जो बेनिफिट दिए जाते थे सरकार की तरफ से, वो बेनिफिट छीन लिए गए। सरकार ने 6 महीने का, रिडले प्लान ने 3 महीने का बोला था, सरकार ने 6 महीने का कोल रिजर्व ऑलरेडी अपने पास तैयार करके रख लिया था। तो जब ये स्ट्राइक अनाउंस हुई, पूरा ब्रिटेन स्टैंड स्टिल पर आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स का प्लान ये था कि पूरा ब्रिटेन रुक जाएगा, पूरी एनर्जी सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन मार्गरेट थैचर ने नहीं रुकने दिया ब्रिटेन को। ब्रिटेन की खदान जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उनके पास 6 महीने का कोल एक्स्ट्रा पड़ा था रिजर्व में, और उस वक्त जब ब्रिटेन में स्ट्राइक चल रही थी तो उस कोयले का इस्तेमाल करके ब्रिटेन को बिजली बनाकर दी गई, और ब्रिटेन में किसी को भी आंच भर भी फर्क नहीं पड़ा। तो ब्रिटेन ने अपनी एनर्जी क्राइसिस को, जिसकी वजह से, इसी एनर्जी क्राइसिस की वजह से एडवर्ड हीथ की सरकार गिरी थी 1972 में, और मार्गरेट थैचर ने उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दिया। और जो गलती एडवर्ड हीथ से हुई थी वो मार्गरेट थैचर ने नहीं की, और उसने माइनर्स के साथ बिल्कुल एक हैवी हैंड से डील किया, पूरी ताकत दमखम लगा दिया ट्रेड यूनियंस को उनके औकात दिखाने के लिए। जब ये स्ट्राइक 1 साल बाद खत्म हुई तो मजदूर थक चुके थे, लोग थक चुके थे मजदूरों की ये हड़तालें देखकर, और मार्गरेट थैचर के प्रति लोगों के मन में एक नई उमंग जाग चुकी थी कि ये तो हमें क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए आई है। क्योंकि इंडस्ट्रीज भी परेशान थी, आम जनता भी परेशान थी उस स्ट्राइक से, कि कभी भी वो स्ट्राइक बुला ली जाती थी माइनर्स द्वारा। 1 साल तक वो स्ट्राइक्स चली, किसान आंदोलन को शायद 6 महीने हो गए हैं। वो स्ट्राइक पूरे 1 साल तक चली थी। पूरा ब्रिटेन में माइनिंग बंद थी। ब्रिटेन की सरकार ने, मार्गरेट थैचर ने उन जो स्ट्राइकर थे, जो लोग स्ट्राइक पर बैठे थे, उनको नौकरी से निकलवा दिया, उनके परिवारों से सारे बेनिफिट छीन लिए गए, उनकी जगह नए लोगों को भर लिया गया और उन नए लोगों से माइनिंग करवाई गई। फिर कुछ लोग थक हार कर, कुछ माइनर्स थक हार कर वापस अपने काम पर लौट गए, कुछ हड़ताल पर बैठे रहे। नतीजा ये निकला, 1 साल बाद जब ये स्ट्राइक वापस ख़त्म की गई तो मज़दूर थक चुके थे। हालांकि जब वो लोग अपने 1 साल बाद अपनी हड़ताल ख़त्म करके अपने काम पर लौटे तो उन्हें एक सम्मान सहित विदाई दी गई। उस बीच पुलिस और हड़तालकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई और कई सारे लोग मारे भी गए, पुलिस वाले भी घायल हुए, मारे गए। लेकिन 1 साल बाद जीत सरकार की हुई, क्योंकि सरकार तैयार थी उस हड़ताल से निपटने के लिए, मानसिक और आर्थिक दोनों तौर से। मेरा आपको ये सब बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार के जो अफसर हैं, जो इस पूरे मुद्दे से लगातार डील कर रहे हैं, वो लोगों की जो टूल किट है, वो टूल किट मार्गरेट थैचर द्वारा तैयार की गई है। आज नरेंद्र मोदी मार्गरेट थैचर का रोल निभा रहे हैं, राकेश टिकैत आर्थर स्कॉफील्ड का रोल निभा रहे हैं, और संयुक्त किसान मोर्चा निभा रहा है नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स का रोल। नेशनल यूनियन ऑफ माइनर्स 1984 की वो स्ट्राइक बहुत बुरी तरह हारी थी, और आज संयुक्त किसान मोर्चा अपनी हार की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जो आप मीडिया में प्रोपेगेंडा देखते हैं कि किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ दिया जाता है या अलग अलग तरीके से उनको बदनाम किया जाता है, यही ठीक ऐसा ही मार्गरेट थैचर द्वारा उस वक्त किया गया था ब्रिटेन के अंदर, जब उन स्ट्राइकर्स को, जो स्ट्राइक पर बैठे थे, उनको सोवियत का
चमचा कहा गया कि ये तो रूस के कहने पर ऐसा कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ये हमारे मुल्क को बर्बाद करने आए हैं। और उस वक्त के जो स्ट्राइकर थे, जो सड़क हड़ताल पर बैठे थे, वो सरकार को पूंजीपतियों का चमचा बोलते थे। वो कहते थे कि सरकार तो पूंजीपतियों का भला करने के लिए बैठी है। जैसा कि आज हमारे किसान बोल रहे हैं कि सरकार तो सिर्फ पूंजीपतियों का भला करने के लिए आई है, ये जो कानून लाए गए ये पूंजीपतियों का भला करने के लिए लाए गए। उस वक्त मार्garet थैचर ने जो किया और आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उसमें काफ़ी समानता है। हालांकि काफ़ी लोगों की 250 लोगों की जान जा चुकी है किसान आंदोलन के चक्कर में। आज किसान आंदोलन एक बहुत बड़ी विफलता की तरफ बढ़ रहा है जिसका कोई समाधान सामने मौजूद नहीं है। आज इस किसान आंदोलन में राजनीतिक पार्टियां घुस चुकी हैं। आज इस किसान आंदोलन के अंदर वो सारी मांगें गायब हो चुकी हैं जिन मांगों की वजह से किसान आंदोलन बच सकता था। आज किसान आंदोलन और किसानकर्ताओं के पास एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि कैसे वो एक सम्मानजनक विदाई लें। आज किसानों के पास एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो सचिन तेंदुलकर वाली विदाई लें या सौरव गांगुली वाली।